Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to start with a new topic of Unit 5 of Pharmaceutical Microbiology second year. So let's see. फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल्स इन द कल्चर. मीन्स यहाँ पे हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हम एनिमल सेल्स का कल्चर करते हैं, कैसे उसे ग्रो करते हैं इन अ लैबोरेटरी इन वेट्रो कल्चर. ओके, हम इन्हें इन वेट्रो कल्चर भी कह सकते हैं. ओके, इन अ सेल कल्चर टेक्निक. सेल कल्चर टेक्निक क्या होती है? सेल कल्चर टेक्निक यानी कि सेल मीन्स सेल. ओके, कल्चर मीन्स ग्रो करवाना. टेक्निक मीन्स क्या हम ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं किसी भी सेल को उस बॉडी से बाहर किसी अलग सेपरेट प्लेस पे ग्रो करवाने की प्रोसेस को हम सेल कल्चर कहते हैं. तो कुछ टेक्निक्स होती हैं उसे ग्रो करने के लिए. सो वही हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे cells are removed from an animals or a plant and grown subsequently in a favorable environment. सेल कल्चर में होता क्या है? इसमें हम एक एनिमल्स या फिर प्लांट या फिर ह्यूमन सेल लेते हैं, एक सिंगल सेल लेंगे और उसे सब्सिक्वेंटली मीन्स तुरंत हम उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट में रखेंगे. फेवरेबल इन्वायरमेंट यानी कि वो चीज़ें जो कि सेल्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे और हम अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे और टाइमिंग देंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का ग्रोथ हुआ है. ओके, फॉर एनिमल सेल कल्चर द सेल्स आर टेकन फ्रॉम द ऑर्गेन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स. यानी कि अगर हमें किसी एनिमल्स का सेल कल्चर करना है तो पहले हमें उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को क्या करना है, उसके ऑर्गेन से हमें एक पार्टिकुलर सेल लेना है. ओके, so cell culture, what is cell culture? Cell culture is the process by which cells are grown under the control condition. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सेल्स को ग्रो करवाते हैं एक कंट्रोल कंडीशन में, जनरली आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. यानी कि हम उस बॉडी से ले रहे हैं, किसी एनिमल्स की बॉडी से ले सकते हैं, किसी प्लांट के सेल्स को भी ले सकते हैं हम, या फिर किसी ह्यूमन सेल्स को भी लेके हम क्या करते हैं, एक फेवरेबल हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो सेल्स ग्रो करता है. ओके, टिश्यू और द सेल कल्चर इज द जनरल टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स फ्रॉम एन एनिमल्स और द प्लांट. मीन्स यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में भी अगर हम देखें सिंपल अलग लैंग्वेज में कि टिश्यू और सेल कल्चर क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि हम किसी एनिमल्स या प्लांट के सेल्स या टिश्यू ऑर्गेन को सेपरेट करके अलग निकाल के हम उसे ग्रो करवा रहे हैं एंड देयर सब्सिक्वेंट प्लेसमेंट इनटू एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ. मीन्स हमने पहले प्लांट या एनिमल्स के सेल्स को लिया और फिर हमने तुरंत उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे वो क्या कर सके, ग्रो कर सके. ओके, नेक्स्ट है एनिमल सेल कल्चर मे बी डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ एनी एनिमल सेल आउट ऑफ द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग द सेल विथ सुटेबल इन्वायरमेंट एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट. यानी कि हम इसे दूसरी लैंग्वेज में अभी अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं इज द ग्रोथ ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल आउट ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी से बाहर किसी सेल एनिमल्स या प्लांट के सेल को ग्रो करवाना विद इन द सुटेबल इन्वायरमेंट. सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए तो और वहाँ पे जो भी उसे रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट्स होना चाहिए, प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सब चीज़ें हमें वहाँ पे देनी पड़ेंगी. ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर. अब यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं. यूजेस एज अ मॉडल सिस्टम की जैसे भी हम इसे यूज़ करते हैं. अवॉइड यूजेस ऑफ एनिमल्स फॉर द प्रीलिमिनरी स्टडीज़. यानी कि पहले क्या होता था कि हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमने कोई भी इन्वेंट की, कोई ड्रग इन्वेंट किया, कोई वैक्सीन प्रिपेयर की और हमें ट्रायल देना है, तो ट्रायल के लिए हम क्या करते थे, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस को डायरेक्ट यूज़ करते थे. तो उस कंडीशन में कई बार अगर वो वैक्सीन्स हमारे लिए अच्छी नहीं हुई तो वो क्या होता था, कहीं ना कहीं जानलेवा होती थी, रिस्की होती थी, किसी की जान चली जाती थी बिना बात के. तो हम इसके लिए हम ट्रायल नहीं दे सकते थे. ओके, मतलब कि हम एनिमल्स और ट्रायल्स के लिए हम अपने एनिमल्स और ह्यूमंस या फिर किसी भी चीज़ को हम जो भी ले रहे थे, लिविंग बींग्स को ट्राई कर रहे थे ट्रायल के लिए, तो हम ऐसे मतलब कि उनका काउंट बढ़ते जा रहा था कि हम ट्रायल पे ट्रायल दे रहे हैं और उनकी जो
संख्या स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय होने, गायब होने लगती। तो इस कारण से हमने क्या किया, ये मेथड अपनाया कि हम किसी एनिमल्स के सेल्स को अलग से लेके उसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाएं और फिर हम उस पर ट्रायल दे के हम ये देखें कि क्या फंक्शन शो हो रहे हैं। वो हो गया हमारा सेल कल्चर के थ्रू। ओके, टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द सेल ग्रोथ, यानी कि टॉक्सिसिटी टेस्ट। मीन्स हमें ये देखना होता था ड्रग वेल फंक्शन है कि नहीं, वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। हमने किसी पार्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए हमने ड्रग प्रिपेयर किया, पता नहीं वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, तो उस चीज़ को ट्रायल करने के लिए हम सेल कल्चर यूज़ करते हैं। टेस्ट द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द कैंसर सेल लाइन्स। ओके, हम कुछ ड्रग्स हमने थेरापेटिक, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर किया, तो हमें देखना है कि वो कितना अच्छा एक्शन इफेक्ट शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, कैंसर सेल लाइन यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ कैंसर सेल लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा यूज फॉर द टिश्यूज इंजीनियरिंग, यानी कि टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए भी मीन्स अगर हमें किसी टिश्यू या सेल्स में इंजीनियरिंग का मतलब है फेर बदल करना, यानी कि कोई हमें चेंजेस करना है, तो उस कंडीशन में भी हम सेल कल्चर यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन्स एंड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कुछ ऐसे वैक्सीन्स हमें प्रोड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ द जीन एक्सप्रेशंस। ओके, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल मतलब डीएनए चेंजेस करते हैं, जीन में चेंजेस करके हम उस तरह का टाइप ऑफ वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल कल्चर। ओके, स्टडी रेप्लिकेशंस एंड द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। हमें अगर ये देखना है कोई वायरस कितने टाइम पे रेप्लिकेट कर रहा है, उसका लाइफ साइकिल कितना है पार्टिकुलर वायरस का, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर वायरस को लेंगे, उसका एक सेल लेंगे, उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे और ग्रोथ करने के लिए टाइमिंग देंगे, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके लाइफ साइकिल क्या है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए भी हम एनिमल सेल कल्चर यूज़ करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर, यानी कि अगर हमें आर्टिफिशियल एम्ब्रियो प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी हम सेल कल्चर यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द थेरापेटिक प्रोटीन्स, हमें कोई थेरापेटिक प्रोटीन्स प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी हम सेल कल्चर ही अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमारा सिंपल प्रोसीजर है कैसे हम एनिमल सेल कल्चर करते हैं। पहले हमने कोई ऑर्गेन लिया जिसका भी हमें टेस्ट करना है, जिस पे भी हमें टेस्टिंग करनी है या फिर ऑब्जर्वेशन कुछ भी ऑब्जर्व करना है, उस पार्टिकुलर ऑर्गेन को लेंगे, फिर हम उसमें से एक थिन पीस लेंगे उस ऑर्गेन का, और उसके बाद उस जो भी ऑर्गेन है वो टिश्यू से बना होगा, तो उस टिश्यू को ब्रेक करेंगे सेल में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ओके, वो एंजाइम्स हमारे क्या करेंगे, टिश्यू को सेल में कन्वर्ट करेंगे। एंजाइम डाइजेशन ऑफ द सेल फ्रेगमेंट, यानी कि वो एंजाइम्स क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा उस टिश्यू को और सेल में कन्वर्ट कर देगा विद एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन्स, कोलेजिनेज। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम्स that are responsible for the conversion of cells from the tissues. Okay, सिंगल सेल अब कन्वर्ट हो चुका है, हमें सिंगल सेल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कल्चरिंग ऑफ द सिंगल सेल इन द सुटेबल कल्चर मीडिया। अब उसे प्रॉपर कल्चर मीडिया देंगे और वहाँ पे क्या होगा, वो सेल ग्रो करेगा। यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ सेल कल्चर। टाइप्स ऑफ सेल कल्चर यानी कि सेल कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेल कल्चर, और दूसरा सेकेंडरी सेल कल्चर, थर्ड है हमारा सेल लाइंस। प्राइमरी सेल कल्चर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अडहेरेंट सेल कल्चर, सस्पेंशन सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर हमारा सिंपली है सेकेंडरी सेल। सेल लाइंस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि फाइनाइट सेल लाइंस, कंटिन्यूस सेल लाइंस। ओके, अब हम आगे देखेंगे क्या है ये इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द एनिमल सेल कल्चर्स। क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं सेल कल्चर में। अ वैरायटी ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द एनिमल सेल कल्चर, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं एनिमल सेल कल्चर में, बिकॉज इट्स अ वेरी कंबशन प्रोसेस। मीन्स ये बहुत ही हार्ड और टफ प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं मेंटेन करने के लिए।
ओके जैसे एसेंशियल इक्विपमेंट में इंक्यूबेटर चाहिए हमें उस सेल को ग्रोथ करने के लिए, अच्छा टेम्परेचर, एयर प्रेशर। ओके स्टेलाइजर चाहिए जो स्टेलाइजेशन में हेल्पफुल हो, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का अनदर माइक्रोब्स ग्रो ना हो, अदर टाइप ऑफ सेल ना आ जाए, सिर्फ हमें एक पार्टिकुलर सेल की ग्रोथ करवानी होती है। माइक्रोस्कोप चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए, वॉशिंग अप इक्विपमेंट्स, वॉशिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए, स्टेलाइजिंग, ड्राइंग ओवन मीन्स ये सब, ड्राइंग ओवन मीन्स यहाँ पे कोई चीज़ हमें ड्राई करनी है, हीट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम ड्राइंग ओवन यूज़ करेंगे, स्टेलाइजिंग यूज़ करेंगे। वाटर प्योरिफिकेशंस के लिए हमें डिस्टिलेटर चाहिए होगा, सेंट्रीफ्यूज चाहिए होगा। ओके ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब कि सेल कल्चर के दौरान हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। सेल्फ फ्रीजिंग के लिए, ओके अगर आप कोई सेल है हमें उसे कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना है तो उस कंडीशन में सेल्फ फ्रीजिंग चाहिए। बेनिफिशियल इक्विपमेंट, सब कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि लेमिनार फ्लो हुड, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। सेल काउंटर होना चाहिए, ओके जो सेल को काउंट कर सके। वैक्यूम पंप, किसी तरह का अगर हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट ना हो तो वैक्यूम पंप होना चाहिए। CO2 इंक्यूबेटर, ऐसा इंक्यूबेटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। प्रिपरेशंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल्स, ओके प्रिपरेशन के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए चीज़ें चाहिए। अपराइट माइक्रोस्कोप, टेम्परेचर रिकॉर्डर चाहिए, बल्क कल्चर चाहिए। ओके यूज़फुल एडिशनल इक्विपमेंट, और भी कुछ यूज़फुल एडिशनल इक्विपमेंट है, जैसे कि लो टेम्परेचर फ्रीज़र, ओके जो बहुत ही कम टेम्परेचर दे, है ना, ऐसा फ्रीज़र होना चाहिए। ग्लासवेयर्स, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। क्लोज्ड सर्किट टीवी होना चाहिए ऑब्जर्वेशंस के लिए। कॉलोनी काउंटर होना चाहिए जो मतलब कि सेल की कॉलोनी को काउंट कर सके। सेल साइजिंग, सेल के साइज को देखने के लिए। तो ओके टाइम लैप्स को देखने के लिए सिनेमोग्राफी, ओके कंट्रोल रेट, कूलर, these are the lots of the equipment that are used during the animal cell cultures. Okay, few points that must be kept in mind in order to see the proper growth of the animal cell in culture are listed below. ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए अपने जो भी एनिमल सेल्स की ग्रोथ करवाइए उसे प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए। इट रिक्वायर्स रिच मीडिया, मीन्स यहाँ पे जो मीडिया होगा, कल्चर मीडिया होगा, वो सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मीन्स उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो सेल है वो इजीली उसकी ग्रोथ हो सके। ओके मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल ग्रो ओनली ऑन द स्फेरिकल सॉलिड सरफेस। कुछ ऐसे एनिमल सेल्स होते हैं जो कि स्फेरिकल सॉलिड सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं। प्राइमरी सेल्स हैव अ लिमिटेड ग्रोथ, लेकिन जो प्राइमरी सेल्स होती है, प्राइमरी सेल्स क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो प्राइमरी सेल्स जो होती है उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। कल्चर सेल्स कैन बी इंड्यूस टू फ्यूज इनटू द हेट्रोकैरियोन्स, ओके मीन्स ये इनका यूज़ किया जाता है। हेट्रोकैरियोन्स के से भी हम इंड्यूस कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, हमें नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। टाइप्स ऑफ द कल्चर मीडिया फॉर एनिमल सेल कल्चर। अब हमारे पास ये भी दिया गया है कि किस तरह का कल्चर मीडिया होना चाहिए। दो तरह के कल्चर मीडिया होते हैं एनिमल सेल के लिए, एक नेचुरल कल्चर मीडिया होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। एज नेम सजेस्टिंग व्हाट इज़ नेचुरल, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल। कुछ नेचुरल होती हैं जो हमें रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं जिसमें वो नेचुरल हो गई, जो आर्टिफिशियल हो गई सारी चीज़ें आर्टिफिशियल प्रोवाइड की जाएंगी। नेचुरल ऑरिजिन में देखे क्या है, नेचुरल ऑरिजिन दैट प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जो नेचुरल ऑरिजिन की होती हैं जो भी कल्चर मीडिया, वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट सपोर्ट करती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, क्लॉट्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। हमारी जो बॉडी का फ्लूइड हो गया वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा किसी भी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए। ओके टिश्यू एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारी चीज़ें हो गई नेचुरल कल्चर मीडिया। प्लाज्मा क्लॉट्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ड्रॉप्स ऑफ द प्लाज्मा। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 15 ड्रॉप्स लेते हैं हम प्लाज्मा का विथ 5 ड्रॉप्स ऑफ द एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट इन वॉच ग्लास। ओके एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट कितना होना चाहिए, 5 ड्रॉप होना चाहिए। एम्ब्रियो के आसपास का जो फ्लूइड होता है उसके सराउंड में, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। ओके
बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे कि यूज्ड इन द कल्चर मीडिया, एग्जांपल एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में जो उसके बेबी के सराउंडिंग का फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो उसका भी यूज़ किया जाता है कल्चर मीडिया में। प्लूरल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर्स, ओके। कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को क्योंकि एक वही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी जहाँ से वो ज़्यादा बेटर ग्रो हो सके, ओके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम बायोलॉजिकल ये नेचुरल कल्चर मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का फॉल्ट ना हो, ओके। ऑब्टेन, ये सारी चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन होंगी? एक ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन ब्लड, प्लेसेंटल कॉर्ड ब्लड, ओके, काफ ब्लड, तो इन सब चीज़ों से ऑब्टेन होती है नेचुरली। टिश्यू एक्सट्रैक्ट मोस्ट कॉमनली यूज, जैसे कि टिश्यू एक्सट्रैक्ट स्प्लीन का पार्ट लिया जाएगा या फिर लीवर, बोन मैरो एक्सट्रैक्ट्स आर वाइडली यूज, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा दे आर आर्टिफिशियल मीडिया क्या हो गया? दे आर केमिकली सिंथेसाइज, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड होंगे, जैसे सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम फ्री मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया, प्रोटीन फ्री मीडिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल मीडिया। सो सिंथेटिक मीडिया वर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय एडिंग सेवरल न्यूट्रिएंट, ये जो सिंथेटिक मीडिया होता है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग सेवरल न्यूट्रिएंट, इसमें कुछ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जैसे कि विटामिन, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से हमें मिल रही हैं लेकिन जो नेचुरली होंगे वो डायरेक्ट ह्यूमन से जुड़ी होंगी, एनिमल से जुड़ी होंगी, ओके। ये सब चीज़ें तो हमें इन्वायरमेंट से भी मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं सिंथेटिक मीडिया आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये सिंथेटिक मीडिया दो तरह की होती है, एक होती है सीरम फ्री मीडिया, एक सीरम कंटेनिंग मीडिया। एक मीडिया ऐसा होगा जिसमें सीरम होगा, एक होगा जिसमें सीरम नहीं होगा, ओके। सीरम फ्री मीडिया यानी इसके पास सीरम नहीं होगा इस मीडिया में। व्हेन सिंथेटिक मीडिया आर डिवॉइड ऑफ सीरम इन कल्चर मीन्स इस कल्चर में वो मीडिया जिस कल्चर में सीरम ना हो उसमें, ओके, इट इज़ कॉल्ड सीरम फ्री मीडिया, मतलब उसमें सीरम प्रेजेंट नहीं होगा। क्रूड प्रोटीन्स फ्रैक्शंस सच एज बोविन सीरम्स, एल्बुमिन्स और बीटा अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स आर यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, इसमें किसी भी तरह का सीरम नहीं होगा, इसमें आर्टिफिशियली मतलब क्रूड प्रोटीन्स होंगे जैसे कि बोविन सीरम, एल्बुमिन हो गया, अल्फा बीटा ग्लोबिन, दीज आर द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। दे इंक्लूड द सीरम एक्सट्रैक्ट, नॉट सीरम टिश्यू एक्सट्रैक्ट और द टिश्यू हाइड्रोलाइसेड, ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स, कैरियर प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन, लिपिड, तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स, मतलब ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल होंगी बट इसमें सीरम नहीं होगा, ओके। सीरम फ्री मीडिया होगा, लिपिड्स होगा, मेटल आयंस, विटामिन्स, पॉलीअमीन्स, एटीसी। सीरम कंटेनिंग मीडिया में सीरम्स ऐड किया होगा। सीरम कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर, सीरम में जो सीरम होता है उसमें सारे एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, हमें आर्टिफिशियली ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉर्मोन्स, अटैचमेंट एंड द स्प्रेडिंग फैक्टर्स, बाइंडिंग, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स, ह्यूमन्स, बोविन सीरम, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द सीरम कंटेनिंग मीडिया, ओके। सीरम सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ द अमीनो एसिड, और सीरम हमारा एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का, vitamins, growth factors, lipids and other nutritional supplements. It also suppress the effect of the shear stress to protect the cells from the physical damage. और ये क्या करता है, shear effect को भी कम करता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज ना हो सेल्स को, ओके। एक कल्चर टेक्निक्स में क्या है, एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर, दो तरह का हो गया, एक एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर होगा, दूसरा एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल कल्चर, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर सेल कल्चर टेक्निक। थैंक यू सो मच।